नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है ऋचा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहान में। कहते हैं कि अगर ख्वाब को पूरा करना है आपको तो ख्यालों से सबसे पहले बाहर निकलना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ सोच लेने से कुछ नहीं होता। ना कभी हुआ है ना कभी होगा, इसलिए ख्यालों की दुनिया से आप लोग बाहर निकलिए। अगर आपको ज़िंदगी में संघर्ष करना है, ज़िंदगी में अच्छा मुकाम पाना है, तो आपको उस दुनिया से निकल के इस दुनिया में आना पड़ेगा। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और हमेशा की तरह महापुरुषों के द्वारा कहे गए कथन जो होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही काम आते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का अनमोल वचन क्या है। प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कते हैं तो कुछ बूंदें आप पर भी पड़ती हैं। महात्मा गांधी। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके हमारे ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस होते हैं जिसको हमें पता नहीं होता है, और जब हॉस्पिटल की बात आती है तो सुन के ही डर लगता है कि आखिर वहाँ जाने से क्या होगा, क्यों जाएं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मन में और जहन में रहती है। तो आज का विषय बहुत ख़ास है और इस कार्यक्रम को आप लोग आज अंत तक देखिएगा, क्योंकि वेंटिलेशन के भ्रांति से लेके आपके सुविधाओं के लिए क्या नई तकनीक है, हम आज उस पर बात करेंगे। और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ आज बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रविशंकर सिंह जी, जो कि मेडिकल डायरेक्टर जयप्रभा मेदांता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सर जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इस क्षेत्र में हैं और ये बहुत ही वृहद क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कैसे आना हुआ और कब से आप कार्यरत हैं? हम लोग जब स्कूल में पढ़ रहे थे तो उस टाइम में शायद दो ही प्रोफेशन फर्स्ट होते थे, या तो डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए। तो उसी क्रम में मतलब बिहार से पढ़ाई लिखाई हो रही थी, तो उसी टाइम में बायोलॉजी स्ट्रीम था मेरा, तो बट ऑब्वियस चॉइस था कि आप डॉक्टर बनिएगा। तो डॉक्टर बनने के लिए आईएससी इंटरमीडिएट ख़त्म किया, एग्ज़ाम दिया, सिलेक्शन हुआ, कॉलेज चले गए, डॉक्टर बन गए। और डॉक्टर बनने के बाद दिल्ली में कुछ टाइम काम करना शुरू किया। तो बड़ा सिंपल सा उस टाइम रास्ता था कि या तो आप दो स्ट्रीम थी प्राइमरली, आप चुन लीजिए, या तो मैथमेटिक्स स्ट्रीम में जाइए या बायोलॉजी में जाइए। बायोलॉजी में जाइएगा तो डॉक्टर बनिएगा। सीधा साधा रास्ता रहा, बहुत कोई एक्साइटिंग नहीं था, बट दैट्स हाउ इट इज़। एक फिक्स गोल होता है तो आपको चलने में भी सुविधा होती है। समाज उस समय वही था, 80 का दशक था, जब समाज में यही चीज़ें, पेरेंट्स बचपन से ही चीज़ों को देखते थे। समाज के बड़े लोग वही थे, डॉक्टर्स थे या इंजीनियर्स थे। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और मैनेजमेंट शायद उतना उस टाइम में नहीं जाए, और शिक्षक थे, मतलब शिक्षकों को तो नहीं आपको कर सकते हैं। ये दो तीन स्ट्रीम थी। तो सबसे पहले जब आप स्कूल में होते थे तो बच्चों को होता था कि भाई अच्छा पढ़ोगे तो तुमको डॉक्टर या साइंस स्ट्रीम लेना है, साइंस में या तो डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर बनोगे। तो चॉइसेस ऑब्वियस थे कि भाई आप दोनों में से एक स्ट्रीम लीजिए। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, अब हम लोगों ने बायोलॉजी लिया, हम लोग इंटरमीडिएट में आगे डॉक्टर बनना था, एग्ज़ाम दिया, डॉक्टर सिलेक्शन हो गया, फिर डॉक्टर बन गए। जी, आपने भी कहा कि 80 के दशक के बाद आपने एक परिवर्तन भी देखा है कि किस तरीके से चीज़ें चेंज हुई है, उसके बारे में क्या कहना? चीज़ों का तो मतलब एकदम कल्पना भी नहीं हो सकती थी। जब हम लोग स्कूल में थे तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पैदल करीब 6-7 किलोमीटर हम लोग स्कूल जाते थे। आज की डेट में कोई बच्चा पैदल तो स्कूल नहीं जाता है, जाते हुए दिखता नहीं, मतलब जाते हैं ऐसा नहीं कि नहीं, बहुत कम हो गए हैं। स्कूल जाना, कोई संचार के साधन नहीं थे। टेलीफोन भी मोहल्ले में एक आध होता था, गाड़ियाँ शायद 2-4 मोहल्लों में एक आध कोई गाड़ी होती थी, किसी के पास कार होना। साइकिल मेन साधन था। मतलब हम शायद 10वीं क्लास में जब आए तो पहली बार साइकिल मिली घर से। मेरा बेटा तो बचपन से पैदा ही गाड़ी के साथ में हुआ है। तो समय बदल गया, संचार के साधन नहीं थे जब हम लोग 12th कर रहे थे। तो अभी आज के बच्चों को पता होता है कि कितनी सारी स्ट्रीम्स हैं जहाँ पे आप चूज कर सकते हो। उस टाइम में कोई साधन नहीं था। तो जो आपके पेरेंट्स या टीचर बोल रहे हैं तो बस उतना ही आपको पता था। तो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ये मेन व्यवस्था में लोग थे। मैनेजमेंट क्या होता है शायद हम लोग सुने नहीं थे उस टाइम में। और उस तरह के अखबार के अलावा कोई और साधन नहीं था। टीवी भी थोड़ा लेट आया, रेडियो और अखबार ही साधन थे। तो उसमें जितना आप सुन समझ सकते थे उससे आपकी जानकारी होती थी। आज तो फ़ोन है, सोशल मीडिया है, टीवी है, 1000 रास्ते हैं, इंटरनेट है। वो सब उस टाइम नहीं था। किताब
किताबें, अखबार, यही 2-3 मेन साधन थे संचार के और जानकारी प्राप्त करने के। जी। और जब आप इस क्षेत्र में आए तो पहले जो बीमारियां थी, अब जो बीमारियां हैं, पहले जो स्ट्रगल था, अब जो स्ट्रगल है, उसके बारे में कुछ बताएं। बीमारियों का ऐसा है कि जगह समय दोनों पे डिपेंड करता है। जैसे 80 के दशकों में या अभी तक नियर पास तक जो इन्फेक्टिव डिजीज़ का बोलबाला था, मलेरिया, डेंगू, हैजा, कालाजार, ये उस टाइम में रोज़ सुना जाता था। आज आप कालाजार कभी कभी सुनते हैं, कालाजार उन्मूलन की बात होती है। उस टाइम में कालाजार मेन बीमारी थी, हर दूसरे तीसरे दिन अस्पतालों में कालाजार के मरीज भरे होते थे। मलेरिया बहुत किलर डिजीज़ था, हर सीज़न में मलेरिया के मरीज होते थे और अखबार भरे रहते थे, मलेरिया से इतनी डेथ हुई, फलाना हुआ। हैज़ा बहुत कॉमन था। आज उन सब चीज़ों के मतलब आज के दौर में जैसे जो लोग हैं उनको शायद उनका उतना उसकी भयावहता उतनी पता नहीं है। आज आप ज़्यादा सुनते हैं जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, हार्ट की बीमारी हो गई, डायबिटीज़ हो गई, कैंसर हो गया। इन्फेक्टिव बीमारियां हैं बट उनका प्रकोप काफ़ी कम हो गया क्योंकि जीवन शैली उन्नत हो गई है, बेटर हो गई है, हाइजीन बेटर हो गया है, आप ज़्यादा साफ़ सुथरा खाना खा रहे हैं, पानी साफ़ सुथरा आपको मिल रहा है, तो इनसे आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया। आपका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होने से थोड़ा टीबी का प्रकोप कम हो गया है या दिखाई कम देता है। पहले बहुत कॉमन था, इन्फेक्टिव बीमारियों को बोलबाला था उस टाइम में। अब लाइफस्टाइल डिजीज़ का दौर है। इन्फेक्टिव बीमारियां हैं बट उनका प्रकोप काफ़ी कम हो गया जी। और समय के बढ़ते दौर में कैंसर जैसी बीमारियां कुछ ज़्यादा ही आए दिन सुनने के लिए मिल रही है। तो एक तो लोगों को पता नहीं हो रहा है इसके सिम्टम्स क्या है, नहीं है। जैसा कि आपसे बात करने के दौरान पता चला इसके सिम्टम्स भी पता नहीं चलती कि आपको दर्द हो रहा है और वो कैंसर हो सकता है। तो इसकी मतलब कैसे लोगों को पता लगे, कैसे क्योर हो, या फिर किस स्टेज में जाके अगर उनके शरीर में किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो उनको अस्पताल का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। आपने एक सवाल में बहुत सारे सवाल कर दिए। तो कैंसर लाइफस्टाइल का मतलब मॉडर्न लाइफस्टाइल आज के दौर का सबसे फर्स्ट लाइन डिजीज़ हो गया। पिछले दशक तक दिल की बीमारियां पहले उसमें थी जहां पे दिल की बीमारियों से मौतें ज़्यादा होती थी। कैंसर और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ट्रॉमा, ये दोनों आज की डेट में काफ़ी आगे आ गए हैं, जो जिनके कारण मृत्यु होती है, उनकी भयावहता बहुत है, उनके कारण इलाज पे खर्च बहुत बढ़ा जा रहा है। कैंसर इसलिए नहीं, कैंसर बढ़ भी रहा है और उसके अलावा आपका पता चल रहा है क्योंकि नई डायग्नोस्टिक टेक्निक आ गई है। अर्ली अब कैंसर पता चलने लगा है। आप जब और कैंसर थोड़ा उम्र बढ़ने के साथ भी उसका जुड़ाव है। जब आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इंडिया में 72 से ऊपर हो गया है। पहले स्वतंत्रता जब हम लोगों को मिली थी तो करीब 45 साल 42 साल था, तो ये 30 साल का जो गेन है, तो जो 70 की बीमारियां उस टाइम तो 40 में ही मर जाते थे, तो 45 साल में, तो अब 70 साल तक तो 30 साल की जो बीमारियां हैं जो 70 के दशक में होंगी या 80 के दशक में होंगी वो अब पता चलने लगी हैं। तो एक तो कैंसर वहाँ से आ रहा है कि चूँकि आपकी लाइफ बढ़ गई है, और ऑर्गन स्पेसिफिक कैंसर कुछ हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई, हम बैठे रहते हैं, सेडेंटरी लाइफ है, ओबेसिटी है, खान पान चेंज हो गया है, बहुत सारा आर्टिफिशियल पैकेज फूड खाते हैं हम लोग, उनसे भी कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव है। सिंथेटिक एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, हमारा फूड चेन में फर्टिलाइजर्स का आवक है। पंजाब का रिवॉल्यूशन, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं टू द पॉइंट तो नहीं है लेकिन काफ़ी इंडिकेटिव है कि पंजाब में कैंसर का जो एक बड़ा क्षेत्र है पंजाब का, वो कहीं ना कहीं कैंसर वो फर्टिलाइज़र के यूज़ 70 के दशकों में जो फर्टिलाइज़र यूज़ हुआ उसके कारण है। ठीक है, टू द पॉइंट नहीं है। तो वो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स भी ओवर यूज जो है, या कीटनाशक जो है उनको ओवर यूज जो भी वो हमारे को कैंसर दे सकते हैं। ठीक है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल आज की डेट में कोई चलना नहीं चाहता है, लाइफस्टाइल वजन बढ़ा जा रहा है, ये सब भी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। आपने सही कहा कि कैंसर का कोई स्पेसिफिक उसका सिम्टम नहीं है। सिम्टम नहीं होने से भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने को थोड़ा जांच कराते रहें। जब भी आपको कोई कॉमनली लोग क्या करते हैं, जबकि इस डर से कि कोई बीमारी ना पता चल जाए, जांच नहीं कराते हैं स्वास्थ्य की। इम्पॉर्टेंट है कि आप जांच जरूर कराएं, और बीमारी जब पता चल जाएगी तो अर्ली स्टेज में उसका ट्रीटमेंट बहुत आसान होता है। इवन कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत आसान होता है और आप फुल्ली क्योर हो सकते हैं अगर वो अर्ली पता चल जाए। मतलब हम लोगों के अपने एक्सपीरियंस में हम लोगों ने देखा है, किसी और कारण के जांच कराने, यार गॉड फॉरबिड उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया,
आपने एक एंडोस्कोपी कराई, आपको गैस हो रहा है और आपको जल्दी पता चल गया, उसकी पूरी ट्रीटमेंट व्यवस्था और बहुत अच्छे से आपकी पूरी लाइफ जो भगवान ने आपको दी है पूरा आप व्यतीत कर सकते हैं अगर जल्दी पता चल गया तो। उसके इलाज हैं। जब अर्ली कैंसर होता है उसका इलाज लगभग आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ जो भी आपको भगवान ने दी है वो आप जी सकते हैं, लेकिन जल्दी पता चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको जांच कराना पड़ेगा। ऑर्गन स्पेसिफिक कैंसर का इलाज मतलब कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, हर ऑर्गन का कैंसर अलग तरीके से बिहेव करता है, इसलिए उसका सिम्टम अलग होता है। समझ रहे हैं? जैसे लड़कियों में, औरतों में जो कैंसर है, छाती का कैंसर हो गया या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हो गया या बच्चेदानी का कैंसर हो गया, ओवरी का कैंसर हो गया, अब इन सब के सिम्टम अलग अलग होंगे क्योंकि अलग अलग जगहों पे हैं। छाती का कैंसर होगा तो गांठ से होगा या स्राव होगा, बच्चेदानी का होगा तो वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है या ग्रोथ की होगा, भारीपन होगा, और मतलब वेग सिम्टम्स होते हैं, लेकिन वो इलाज एक सिंपल सा अल्ट्रासाउंड होगा, पता चल जाएगा। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो है वो हम लोग प्रमोट करते हैं कि सब औरतें जो 40 से ऊपर हो गई हैं वो अपने को, एक सिंपल सी प्रक्रिया है, आईने के सामने खड़े होकर अपने को खुद को एग्जामिन करना। कोई डॉक्टर नहीं कर रहा, कोई नर्स नहीं कर रही, आप खुद को एग्जामिन कर रही हैं और एक सिंपल प्रक्रिया, उसमें कुछ भी पता चलता है। आप डॉक्टर के पास जाइए, वो एक मैमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड करके आपको बता देंगे कि नॉर्मल गांठें नॉर्मल भी होती हैं। महिलाओं में छाती में गांठ नॉर्मल होती है, एक उम्र होती है जिसमें कि वो नॉर्मल होती है और सम टाइम के बाद रिजॉल्व हो जाएगी, लेकिन वो डर के मारे ही नहीं जाती कैंसर निकल जाएगा। अरे कैंसर डॉक्टर नहीं दे रहा है, कैंसर अगर है तो उसका इलाज हो सकता है और पूरी ज़िंदगी आप आराम से जी पाएंगे। अगर वो पता चल जाएगा उसका इलाज हो जाएगा। वैसे बच्चेदानी का कैंसर है या ओवरी का कैंसर, इन सब का इलाज संभव है आज की डेट में, जल्दी पता चल जाए तो। अनफॉर्चुनेटली लोग उसको डिले करते हैं, बहुत देर से आते हैं, जब तक बीमारी बहुत बढ़ नहीं जाती है, ग्रेड 3 ग्रेड 4 पे आती है, तब इलाज महंगा हो जाता है, कष्टप्रद हो जाता है और हर तरह की तकलीफ होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। आदमियों में मुंह का जो कैंसर होता है, मुंह और गले का कैंसर, बिहार क्षेत्र में खैनी, तंबाकू, गुटखा, पान, जर्दा बहुत कॉमन है, सिगरेट कॉमन व्यसन है। अब ये सब चीज़ें जो हैं कैंसर से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। बिहार में मतलब अगर आप हिंदुस्तान को देखिएगा तो हिंदुस्तान में बिहार जो है मुंह और गले का राजधानी माना जाता है, मुंह और गले के कैंसर के लिए राजधानी माना जा सकता है। सबसे ज़्यादा संख्या बिहार में होती है क्योंकि हम लोग तंबाकू बहुत कॉमन है और बहुत प्राउडली खाते हैं कि भाई सरेसा का खैनी है, तो सरेसा का खैनी आपको सरेसा वाला कैंसर भी देता है। अब उसके कारण, और ये सबसे ख़राब बात है, ये कैंसर देता है। अच्छी बात यह है कि आसानी से डायग्नोज हो सकता है और बहुत जल्दी डायग्नोज होता है, लेकिन फिर लोग इग्नोर करते हैं। जीभ पे एक छोटा सा दाना हो गया, मुंह में कोई हिस्सा है जो जिसका सेंसेशन ख़त्म हो गया है, तो ये डॉक्टर के पास जाएंगे, सिर्फ वो मुंह देख के डॉक्टर कह सकता है, एक छोटी सी बायोप्सी होती है और पता चल जाएगा, लेकिन लोग उसको इग्नोर करते हैं कि बस उसको शक तो होता है, वो जानता है कि खैनी खा रहा है तो एक पॉसिबिलिटी है, उसको ये महसूस भी हो रहा है कुछ हो रहा है, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं जाता है कि हमको कैंसर कह दे, कैंसर डॉक्टर बता देगा, डॉक्टर कह देगा, डॉक्टर दे देगा, डॉक्टर थोड़ी दे रहा है, डॉक्टर आपको बता देगा, उसका इलाज कर देगा। ये डर होता है, चूँकि आप गलत काम कर रहे हैं तो आपको पता होता है पकड़े जाइएगा, तो आपको ये पता है कि हो सकता है, और इसी डर से आप फिर डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। और ये दूसरी गलती है, एक गलती तो आपने तंबाकू खा के करी, दूसरी गलती आप उसको ये कर रहे हैं कि आपको पता है कुछ तकलीफ है, लेकिन आप डॉक्टर के पास, आपको मन में कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा होता है कि शायद कैंसर मत निकल जाए, डॉक्टर कैंसर मत बता दे, इसलिए वो डॉक्टर के पास नहीं जाते। ये सब चीज़ें बहुत आसानी से पता चल जाती हैं, बहुत सिंपल उसका जांच करने का तरीका है, बहुत ही सिंपल और बहुत महंगा भी नहीं, बहुत सस्ता है। हर सरकारी अस्पताल में, हर PHC में, हर छोटे सर्जन के यहाँ, हर डेंटिस्ट के यहाँ जांच हो सकती है, लेकिन लोग नहीं जाते, पहुँचते ही नहीं हैं। जब तक वो बहुत बड़ा नहीं हो जाए, मुंह एकदम टेढ़ा नहीं हो जाए, बहुत बड़ा नहीं हो जाए, तब तक लोग आते नहीं हैं। अब जब आप आते हैं, जब ऑलरेडी पूरा साइज़ बढ़ चुका है, दूसरे ऑर्गन में चला गया, कहीं गांठ बढ़ गई, तब इलाज बहुत महंगा हो जाता है, बहुत ही आगे बढ़ जाता है। तो उसमें आपको सर्जरी भी करनी पड़ेगी, कीमो भी करना पड़ेगा, रेडिएशन भी होगा। शुरू के स्टेज में आ जाए तो सिर्फ सर्जरी करके छुटकारा हो जाता है। तो ये बड़ा, अगर कोई भी आपका ऑर्गन में कोई भी कमी आ रही है, फटाफट डॉक्टर को दिखा लीजिए। 100 में से 80-90 लोगों को नॉर्मल ही निकलेगा, 10 लोग होंगे जिनमें सस्पिशियस, उसमें से भी कैंसर शायद 1 या 2 को ही निकलेगा। लेकिन वो जांच अगर 100 लोग नहीं कराएंगे तो वो 2 कैंसर जो होगा तब पता चलेगा जब वो इतना बड़ा हो गया, तब वो उसका ट्रीटमेंट और सब कुछ महंगा होता जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको जल्दी से जल्दी, जो भी सिम्टम होता है, एक बार जांच करा लीजिए, कोई हर्ज नहीं है।
छाती में औरतों को गांठ दिखती है, एक मैमोग्राफी करा लीजिए, 700-600 रुपये का होता है मैमोग्राफी। अल्ट्रासाउंड हर जगह है, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड से भी वो गांठ को पता चल सकते हैं। अगर उसमें कुछ उनको कैंसर जैसा लगता है या नहीं लगता तो एक छोटी सी सुई लगा के जांच होती है, FNAC बोलते हैं, तुरंत पता चल जाता है, 2-3 दिनों में सब रिजल्ट आ जाता है। और उसके बाद इलाज बहुत आसान है, देर होने के बाद ये इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। हर तरह की व्यवस्था चाहिए, बड़े अस्पताल चाहिए, हर तरह की सुविधा होनी चाहिए, एक के बाद एक, और खर्च भी होगा, और खर्च ज़्यादा होगा। सर आपने एक और रोड ट्रैफिक ट्रॉमा के बारे में बात की, ये क्या है? सड़कें बहुत अच्छी बन रही हैं। सड़कें जब अच्छी बनती हैं तो बट ऑब्वियस है कि गाड़ी की रफ्तार तेज़ हो जाती है। गाड़ी की रफ्तार के साथ में अगर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन नहीं है, जो कि नहीं है, सीट बेल्ट हम लोग लगाना पसंद नहीं करते हैं, हेलमेट बहुत तकलीफ़ देता है, तो एक्सीडेंट बट ऑब्वियस है। जब एक्सीडेंट होता है तो उसमें जो मौतें होती हैं वो प्राइमरली जो होता है वो 18 से 40 साल के बीच वाले लोग हैं। जो समाज का सबसे प्रोडक्टिव हिस्सा होता है वही 18 से उसकी मृत्यु होती है, वही इसमें अफेक्टेड होता है। घर के लिए पूरा घर बिखर जाता है, हेड इंजरी होगा। आप हेलमेट नहीं लगाते हैं, 1000-1500 रुपये का हेलमेट आता है, आपको पसंद नहीं है, आपको हवा में बाल उड़ाते हुए चलना अच्छा लगता है। दूसरा चलन आजकल हो गया है जहाँ पे मोबाइल में सेल्फी लेते हुए आप गाड़ी चला रहे हैं, आप मोबाइल फ़ोन पे बात करते हुए चला रहे हैं, कार भी उसी तरह SMS टाइप कर रहे हैं, WhatsApp टाइप कर रहे हैं या देख रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट होता है। आप खुद भी इंजर्ड होते हैं, दूसरों को भी करते हैं, आपके कारण दूसरे लोग भी घायल होते हैं। तो और रोड्स अच्छी होने से स्पीड तो डेफिनेटली बढ़ गई है। स्पीड लिमिट मानना हमारी शान के खिलाफ है शायद। तो ये सब मिला के रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत बढ़ गए हैं। सड़कें जितनी अच्छी हो गई हैं तो स्पीड गाड़ियाँ अच्छी हो गई हैं, गाड़ियों में स्पीड अच्छी हो गई है। इन सब के साथ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। ये नहीं कि ट्रैफिक पुलिस दिखे तभी आप गाड़ी स्पीड में चलाइएगा, अदरवाइज आप 100 से ऊपर जा रहे हैं। रोड की लिमिट होती है ना, हर रोड पे लिमिट देखिएगा लिखा रहता है, कहीं पे 40-60, वो इसलिए लिखा रहता है कि उसमें अगर चलेंगे तो लोगों आपको एक्सीडेंट नहीं होगा, उसके बीच में रहेगा। तो आप उसको क्रॉस करना शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली देयर इज़ अ गुड चांस कि उस लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं आप, तो देयर इज़ अ गुड चांस कि एक्सीडेंट होगा। थोड़ी सी वैसी व्यवस्थाएं हैं जहाँ पे लोग ठीक से गाड़ी पार्क नहीं करते हैं, जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं वो बीच में लगा दी जाती हैं, तो वो सब भी इनडिसिप्लिन का ही पार्ट है, तो वो भी एक्सीडेंट को देता है। और नए यंग लोग की डेथ होती है। सबसे ख़राब बात है कि डेथ के जितने रीजंस हैं उसमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इकलौता ऐसा रीज़न है जिसमें यंग लोग की डेथ होती है, यंग लोगों की मृत्यु होती है, और वो समाज के लिए बहुत घातक है। समाज को सोचना चाहिए और समाज में सब लोगों को सोचना चाहिए कि आपको सिंपल डिसिप्लिन से सीट बेल्ट लगाना बहुत सारी डेथ्स को बचा सकता है। जी सर, जब इस तरह के एक्सीडेंट आते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए क्या होता है? हम लोगों के लिए सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि उसकी जान बचानी है। जो भी आया किसी भी कारण से हो, एक्सीडेंट हो, उसमें गलती किसकी है इसको तो हम लोग नहीं देखते हैं। सबसे पहले तो उसकी जान बचानी है। हमारे लिए प्रक्रिया बड़ी सिंपल है कि हम लोग को ABC होता है, एयरवे हमें पहले सबसे पहले सिक्योर करना होता है, उसके बाद ब्रीदिंग सिक्योर करनी होती है, उसके बाद सर्कुलेशन, हार्ट की सर्कुलेशन, ये 3 चीज़ें हैं। कोई भी डॉक्टर पहले ABC स्टेबलाइज करेगा। सबसे कोई भी चोट हो, कैसी भी चोट हो, उसको पहले देखना होता है कि एयरवे उसका ठीक है, सांस का रास्ता क्लियर है, ब्रीदिंग उसकी चल रही है, नहीं चल रही है। चल रही है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं चल रही तो फिर वो इंट्यूबेशन करके वेंटिलेटर पर डालेगा। C सर्कुलेशन है कि उसका हार्ट पंप कर रहा है, नहीं कर रहा है, ब्लड प्रेशर उसका एडिक्वेट है कि नहीं, सारे ऑर्गन्स में जा रहा है, नहीं जा रहा है, ब्लीडिंग कहीं है कि नहीं है। ये सारी चीज़ों को, तो ब्लीडिंग अगर हो रही तो फटाफट रोकना है उसको, चाहे वो एक्सटर्नल मेजर्स हों, उसको जो ब्लड लॉस हो गया, जम्पशन है तो ब्लड रिप्लेनिश करना है, या तो कुछ फ्लूइड दे के या फिर ब्लड मंगा के। उसके ब्लड मंगाने में थोड़ा समय लगता है, ब्लड ग्रुप जांच करनी है और ब्लड बैंक से मंगाना, उसमें समय लगता है। तब तक हम लोग डिफरेंट फ्लूइड्स होते हैं, क्रिस्टलॉइड्स हैं या कोलॉइड्स होते हैं, वो सब देख के टाइम बाई करते हैं और फिर जांच करके कहाँ कौन कौन से ऑर्गन में क्षति पहुंची है। ब्रेन को सबसे पहले प्रोटेक्ट करना होता है कि ब्रेन में कोई इंजरी तो नहीं है। नहीं होने के बाद फिर छाती का जो कैविटी है, फिर पेट की कैविटी और पेल्विस कैविटी, ये तीनों चीज़ों को, लॉन्ग बोन्स जितने हैं, हाथ पैर, उनका ये सारे चैलेंजेस, टूटा है नहीं टूटा है, ब्लीडिंग हो रही है नहीं हो रही है। तो ABC में हमारी लाइफ वाली पार्ट जो है तो जनरली कवर हो जाता है। तो एयरवे रोक साफ़ कर लीजिए, सांस देना शुरू कर दीजिए, ब्लड प्रेशर अगर है तो बड़ी अच्छी बात है, कहीं कम लग रहा है तो फ्लूइड वगैरह दे के उसका ब्लड प्रेशर ऊंचा कीजिए ताकि उसके सारे ऑर्गन्स बैठ रहे। और इसी बीच में सब जांच करनी होती है, CT करना होता है, ब्रेन का, छाती का, पेट का।
एक्सरे डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए, अल्ट्रासाउंड, तो अलग अलग, और ये सब पैरेलली चल रहा होता है। जैसे ही कोई अस्पताल पहुंचेगा फटाफट वो लोग सांस जांचेंगे, 1-1.5 मिनट के अंदर में सब कुछ हो जाएगा। और सर अभी आपने बात करने के दौरान वेंटिलेटर की बात की, लोगों में ये बहुत बड़ी भ्रांति है या फिर लोगों में जागरूकता नहीं है कि लोग कहते हैं कि अक्सर डेथ होने के बाद जो हॉस्पिटल्स होते हैं अक्सर वो वेंटिलेटर पे रख देते हैं, 5 दिन 7 दिन तक ऐसे रहता है, क्या ये ऐसा होता है? अक्सर न्यूज़ में आती है ये सारी चीज़ें। जैसा मैंने आपको पहले कहा, देखिए अगर डेथ हो गया है, डेथ कैसे होता है, डेथ कैसे डिक्लेयर किया जाए? जबकि हार्ट की पंप करने की क्षमता खत्म हो गई है और ब्रीथिंग बंद हो गई है। ये आज की डेट में है। टेक्निकली दूसरा एक और तरीका होता है जो हम लोग करते हैं, ब्रेन एक्टिविटी शून्य हो गई है। ये 2 तरीके हैं जिससे कि डेथ डिक्लेयर किया जाता है। हार्ट जब तक चलता रहेगा हम लोग उसको डेथ नहीं बोलते हैं, समझ रहे हैं? किसी भी मरीज़ का जब हार्ट चल रहा है और उसकी सांस नहीं चल रही, तब हम लोग उस अवस्था में उसको वेंटिलेट करने की बात करते हैं। हम लोग एक ट्यूब उसके मुंह से या नाक से डाल देते हैं लंग्स में और उसको पंप करते हैं। वेंटिलेशन एक मशीन है जो ऑटोमेटिकली आपको आप अपना सांस अपने आप ले रहे हैं, हम लोग उसको मशीन के द्वारा पंप किया जाता है। जितनी बार आप 12 बार 18 बार आप सांस लेते हैं वो मशीन है उतनी बार पंप करता है। फिर उसमें अलग अलग तरीके हैं, टेक्निकली में नहीं जाएंगे, लेकिन आपका दिल अपने आप काम कर रहा है, ये है मोटा मोटा। किस कारण से वो इसको छोड़ देते हैं अभी? अब अगर डेथ डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो बॉडी 4 घंटे में अकड़ जाएगी। आप समझ रही हैं? हम 5 दिन कैसे रख सकते हैं? मशीन तो अकड़ना की प्रक्रिया को रोक नहीं सकती ना। अगर डेड बॉडी होगी तो कोई 4 दिन तो अकड़ जाएगी, 4 घंटे में अकड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये भ्रांति है, लोग समझते नहीं हैं। हमारे अस्पताल में करीब 60 वेंटिलेटर हैं, 125 बेड हैं आईसीयू के। 60 वेंटिलेटर में भी मतलब अगर हम इस समय की बात करें, इस गिवन टाइम में मेरे हिसाब से 55 करीब यूज हो रहे होंगे वेंटिलेटर। 55 लोग विभिन्न बीमारियों के कारण वेंटिलेटर पे होंगे, ठीक है? आपको लगता है कि 55 मृत व्यक्तियों को मैं रखा होगा? संभव नहीं है। मृत को आप नहीं रख सकते क्योंकि उसका हार्ट बीट बंद हो गया और वो मॉनिटर पे दिख रहा होता है। हार्ट बीट तो लाइव चल रही होती है ना मॉनिटर पे, हम भी मॉनिटर करते हैं, हमें तो दिखता नहीं कि आपके हार्ट बीट चल रही है, लेकिन मॉनिटर लगा होता है, उसकी सांस ये वो सब चीज़ मॉनिटर होती है, कंटिन्यूसली मॉनिटर हो रही थी। इन 55 लोगों में से मैं तो चाहूँगा कि 55 के 55 घर जाएं, बट शायद 55 घर नहीं जाएंगे। हो सकता है 50-52 लोग घर जाएंगे, 2 या 3 डेथ डिक्लेयर होगी। अब जिनका डेथ हो जाएगा वो होगा कि वेंटिलेटर ज़बरदस्ती लगा के रखा होता है। आपको समझना पड़ेगा, हम वेंटिलेटर पे लगा के आपके शरीर को रिकवर करने का समय दे रहे हैं। डॉक्टर्स जब आपको वेंटिलेटर लगाते हैं मरीज़ को, तब आपके शरीर को जिस भी बीमारी से आप ग्रसित हैं उसको ठीक करने की चीज़ें चल रही होती हैं। निमोनिया है तो निमोनिया का इलाज, एंटीबायोटिक चल रही हैं, कोई और बीमारी है तो उसका इलाज चल रहा है। और वेंटिलेटर आपके शरीर को, आपके दिमाग को, आपके हार्ट को जिंदा रखा हुआ उस टाइम के लिए जब तक बीमारी आपकी ठीक हो जाए। जैसे बीमारी ठीक हो गई आपका शरीर टेक ओवर कर लेता है, फिर से सांस अपने आप चलने लगी मशीन से, वो ट्यूब निकाल दिया जाएगा, मशीन को हटा दिया जाएगा। और ये डॉक्टर कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं। आप डेड बॉडी को वेंटिलेट नहीं कर सकते, बॉडी अकड़ जाएगी, इट विल जस्ट स्टॉप इन्फ्लेटिंग डिफ्लेटिंग। और लोगों में अक्सर ये चीज़ें मतलब कौतूहल का ये केंद्र समझना नहीं चाहते लोग। और चूंकि दूसरा चीज़ होता है, चूंकि प्राइवेट संस्थानों में चूंकि उनको पैसा देना पड़ता है, ये सब चीज़ें महंगी होती हैं, इनके इलाज के दौरान में काफ़ी खर्च होता है, तो वो शायद कहीं ना कहीं उनको ट्रबल करता है कि झूठ मूठ का जब डेथ हो जाती है तो उनको लगता है कि ये बिना मतलब का पैसा हमको देना पड़ रहा है, झूठ मूठ का रखा हुआ था। जो ठीक हो जाते हैं वो कभी हल्ला नहीं करते। और मतलब हम आपको कह रहे हैं 55 में से 50-52 लोग घर जाएंगे, 55 चले जाएंगे हो सकता है, लेकिन 50-52 लोग तो डेफिनेटली घर जाएंगे। तो वो मरे होते तो घर कैसे जाते? और ये हमारे यहाँ नहीं, सारे अस्पतालों में ऐसा ही होता है ना। वेंटिलेटर इसीलिए रखा जाता है कि जब उसका अपने आप सांस लेने की क्षमता खत्म हो गई हो तब हम उसको सपोर्ट करते हैं, या कुछ केसेस में हम जानबूझ के वेंटिलेटर करते हैं ताकि उसको हार्ट को, लंग्स को रिलैक्स दिया जाए। लंग्स कई बार फटीग हो जाते, थक जाते हैं लोग, जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं ना, COPD या अस्थमा वाले लोग, तो उनमें वो बहुत बार हम नॉर्मली 18 बार मान लीजिए ब्रीथ करते हैं, वो 1 मिनट में 55 बार 60 बार करते हैं, और बुजुर्ग होते हैं, थक जाते हैं, तो उसमें उन केसेस में हम लोग इलेक्टिवली उनको वेंटिलेट करते हैं। बट ये सब चीज़ें साइंटिफिक हैं, और आप एक चीज़ रेस्ट एश्योर्ड रखिए कि मुर्दा को आप वेंटिलेट नहीं कर सकते, संभव नहीं है। और ये बात को लोग जितनी जल्दी मान ले उतना सही। पढ़े लिखे लोगों में भी ये ऐसा लगता है उनको, और मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में गूगल के सही ज्ञान लेते रहते हैं। किसी भी डॉक्टर से बात कर लीजिए, वो बताएगा क्यों रखना है। किसी भी जो
ढंग के डॉक्टर हैं, हम कोएक्स की बात नहीं कर रहे, किसी भी ढंग के पढ़े लिखे डॉक्टर से बात कीजिए, वो बताएं कि वेंटिलेशन क्यों ज़रूरी है और उसके बिना मरीज़ नहीं बचेगा। और वो एक्सट्रीम कंडीशन में ही यूज़ किया जाता है। कोई जुकाम खांसी में कोई आपको वेंटिलेशन नहीं बताता है, बहुत सीरियस कंडीशंस होती हैं जब आपको वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है। और बहुत हैप्पी सिचुएशन नहीं होती, डॉक्टर्स के लिए बहुत हैप्पी सिचुएशन नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू हैव टू वेरी अटेंटिव, कंटिन्यूसली उसको ध्यान में रखना होता है कुछ ऊंचा, क्योंकि टोटली मरीज आप पे डिपेंड है। थोड़ा सा आप ऊंच नीच कीजिएगा मरीज़ नहीं रहेगा, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए उसको इंटेंसिव केयर बोला जाता है। इंटेंसिटी उसमें बहुत ज़्यादा होती है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हुआ, डॉक्टर नर्सेस कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे होते हैं, उसको डिफरेंट गैजेट से डाला हुआ था, डिफरेंट तरह के सपोर्ट सिस्टम चल रहे थे ब्लड प्रेशर के लिए। तो वो इतना कैजुअली नहीं है कि झूठ मूठ का डाल दिया। और डेड बॉडी को तो आप वेंटिलेट नहीं कर सकते, तो आप लिख के रख लीजिए। बिल्कुल, और जितनी जल्दी लोग समझ जाए उतना अच्छा है। और सर, जब हम बात करते हैं, कुछ ऐसे तबके भी है जो अपना इलाज क्योंकि खर्च अब बहुत बढ़ गया है, क्यों बढ़ गया है वो भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आजकल मेडिकल में इतना एक्सपेंस क्यों हो गया है। और वैसे लोग जो ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, वैसे अस्पताल की क्या योजनाएं हैं ऐसे लोगों के लिए, उसके बारे में बताएं। स्वास्थ्य अभी भी ऋचा हमारे देश में राज्य का सब्जेक्ट है। राज्य सरकारें अपने अपने क्षमता के हिसाब से कर रही हैं। अपने राज्य में, बिहार में देखिएगा, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज नए बने हैं। पहले 6-7 मेडिकल कॉलेज थे, आज की डेट में 12-14 हो चुके हैं। और जैसी अभी घोषणा हुई है उसमें पूरे बिहार में आई थिंक हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। तो एक तो ये कवरेज वाइड हो गया है। दूसरा, पीएचसी जो सबसे यूनिट होती है ना सरकार की, सबसे छोटी इकाई होती है जो गांव-गांव में होती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जिसको बोलते हैं, वहाँ पे बहुत सारी दवाएं सरकार ने उपलब्ध करवा दी हैं। काफ़ी एक बड़ा लिस्ट है। तो उससे भी गांव के लोग जो हैं अपने घर के नज़दीक में जाके कॉमन बीमारियों के लिए वहाँ से इलाज करवा पाते हैं। और विभिन्न योजनाएं हैं सरकार की गंभीर बीमारियों के लिए। एक सीएम रिलीफ फंड है बिहार में, जहाँ से सरकार अनुदान देती है उन गरीब लोगों के लिए जो गंभीर बीमारी, जैसे कैंसर हो गई, हार्ट की बीमारी हो गई, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट हो गया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गया, इन गंभीर बीमारियों में सहायता देती है। तो जो भी उस वर्ग के लोग हैं उनको अप्लाई करना होता है, ये मिलता है। कुछ चीज़ें जैसे हमारा अस्पताल है वो सरकार के सहयोग से बना हुआ है, पीपीपी मॉडल पे बना हुआ है। तो उसमें सरकार ने हमें आदेश दे रखा है कि हम कुछ बेड को, जैसे हमारे यहाँ 25% बेड सरकार के आदेश पे हम ट्रीट करते हैं और उसमें मरीज को पैसा नहीं देना पड़ता, सरकार हमें क्षतिपूर्ति देती है उसकी। और उनको सरकार की तरफ से, सरकार की व्यवस्था की तरफ से मेडिकल कॉलेजेस या सिविल सर्जन हमको रेफ़र करते हैं। और वो भी गंभीर बीमारियों के लिए, दिल की बीमारियों के लिए, या न्यूरो में कुछ हो उसके लिए, या कैंसर की बीमारी हो, सरकार की तरफ से रेफरेंस आता है, हम लोग उनको ट्रीट करते हैं और मरीज़ को पैसा नहीं देना पड़ता है। तो खर्च वाली बात होगी। एक छोटा सवाल अपने अलग से, छोटा नहीं एक्चुअली बड़ा सवाल है कि इलाज आज के दौर में महंगा क्यों हो रहा है। बहुत सारे कारण हैं, बहुआयामी हैं चीज़ें। एक, आपका ओवरऑल एक्सपेंस बढ़ा जा रहा है। नई जो ड्रग्स आती हैं उनके रिसर्च में बहुत खर्च होता है और फार्मा कंपनियां उनके जल्दी से जल्दी उसको अपना क्षतिपूर्ति करना चाहती हैं, जो उन्होंने रिसर्च में इन्वेस्टमेंट किया उसको लेना चाहती हैं। नए डायग्नोस्टिक टूल हैं वो बहुत कॉस्टली हो गए हैं। 70 के दशकों तक, प्रोबेबली 80 के दशकों तक, जहाँ पे क्लिनिकल मेडिसिन थी, जहाँ पे डॉक्टर के पास आप जाते थे, अपनी क्लिनिकल विजडम के तौर पे वो आपको दवाई प्रिस्क्राइब कर देता था। उस टाइम जांच की उतनी सुविधाएं नहीं थे, मतलब एक्सरे बहुत बड़ी जांच थी, अल्ट्रासाउंड अगर हो जाए तो बहुत बड़ी, सीटी एमआरआई किसी ने सुना नहीं था और शायद था भी नहीं कहीं पे। ठीक है, आज की दौर में ये पहला वो हो गया, बिना जांच के कोई इलाज नहीं होता है। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, द प्रैक्टिस इज ऑल्सो चेंज्ड, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इज चेंज फ्रॉम अर्ली डेज व्हेन इट वाज ऑल क्लिनिकल मेडिसिन। डॉक्टर विल एग्जामिन यू, डॉक्टर आपसे बात करते हैं, आपसे सिम्टम जांचते हैं, आपके शरीर को जांच करते हैं और फिर प्रिस्क्राइब करते हैं और कुछ टेस्ट उसको सपोर्ट करने के लिए करते हैं, क्योंकि टेस्ट भी बहुत लिमिटेड थे। आज डिफरेंट हो गया, आज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। तो हम कोई भी इलाज करने से पहले उसका एविडेंस लेते हैं। तो हमें एक्सरे करना है, हमें ब्लड के टेस्ट करने हैं, हमें सीटी करना है, अल्ट्रासाउंड करना है, एमआरआई करना है, तो उसके बाद ही हम आपको डायग्नोसिस करके ही इलाज लिख सकते हैं। एक छोटा सा कारण ये भी रहा है कि एक एक्ट लागू हुआ था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें डॉक्टरों को ले आया गया, जो चिकित्सा व्यवस्था को ले आया गया। उसको लाने से समाज की एक क्षति हुई कि डॉक्टर्स डिफेंसिव हो गया। पहले जब हम क्लिनिकल मेडिसिन में हमने आपने खांसी कहा, हमने जांच किया और हमें लगा कि नहीं ये तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हमने आपको दवाई प्रिस्क्राइब कर दी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आने के बाद में, और उसमें उस व्यवस्था में थोड़ा सा एक चांस होता है कि URTI नहीं हो कि LRTI हो। अब
चूँकि आपने मुझे फ़ीस दी है तो अब आप मेरी कंज्यूमर हो गई और मैं आपका प्रोवाइडर हो गया। अब ये नाता मरीज़ और डॉक्टर का से चेंज हो गया, कंज्यूमर और प्रोवाइडर का हो गया। तब मेरे को, अगर मैंने वो जांच नहीं करी, हमने कोई मेरे पास सिर्फ क्लिनिकल मेरा विजडम था, आपने जो भी बताया उसके हिसाब से मैंने आपका इलाज लिख दिया, लेकिन मैं लायबल हो गया। अब अगर वो URTI नहीं निकला और मैंने कोई एक्सरे नहीं कराया और आपको निमोनिया भगवान ना करे निकल गया, तो आप मेरे को कोर्ट में ले जाइएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इस डर से मैं अब क्या करने लगा हूँ कि नहीं, पहले तो एक्सरे करा के आओ, ब्लड के टेस्ट कराओ, नहीं होगा निमोनिया तो हम तुमको URTI ट्रीट करेंगे, अदरवाइज सिंपली मैं मेडिसिन लिख के आपको घर भेज देता था। तो अब ये एक्सरे और खून तो जांच कराना मैंडेटरी हो गया, कराएंगे ही, सब डॉक्टर कराते हैं। और यही सारी चीज़ों में हो गया कि अब एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हो गया। CPA के डर भी कहीं ना कहीं है कि भाई मरीज सू कर देगा, कुछ भी 19-20 होगा तो इन सब को मिला जुला के कॉस्ट तो बर्डन जो है पेशेंट पे पास हो गया है। नई जो एडवांसमेंट हो रही हैं वो बहुत कॉस्टली हैं, जो नए डायग्नोस्टिक मोडालिटी हैं। CT हो गया, एक टाइम में CT जो सिंगल स्लाइस CT होता था 1 करोड़ रुपए के आसपास आता था, अब वो 18 करोड़ 20 करोड़ हो गया है। तो अगर 20 करोड़ आप CT में लगा दीजिएगा तो कितना पैसा चार्ज कीजिएगा? आप 300 रुपये में तो CT नहीं कर पाइएगा। लेकिन बहुत ऐसी बीमारियां भी हैं जो लोग मतलब जानना ही नहीं चाहते, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है आम जनताओं के बीच में। वो है मिर्गी का। एक तो लोगों को पता नहीं है मिर्गी क्या है और कैसे इसका इलाज है। आपने विदाउट ट्रीटमेंट भी इसका इलाज किया, काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी थी ये खबरें, क्या है इसके बारे में बताएं थोड़ा। दोनों चीज़ों की बात करते हैं, एक आपने खर्च की बात करी, दूसरा मिर्गी की बात करी। पहले खर्च वाली बात पे आते हैं। देखिए, ऐतिहासिक तौर पे जब समाज में हम लोग रहते हैं तो हम लोग अपनी चीज़ों को प्लान नहीं करते, स्पेशली हेल्थ पे हमने घर में कोई बजट नहीं रखा होता। बेटी की शादी होनी है तो उसके लिए थोड़ा सा पैसा रखा जाएगा, घर बनाना है उसके लिए भी रखा जाएगा। लेकिन घर में जब बुज़ुर्ग माँ बाप हो जाएंगे, 70-80 साल के हो जाएंगे, तो कोई बीमारी होगी उसके लिए कोई नहीं रखा जाएगा। घर में इवेंचुअलिटी के लिए कुछ तो प्लानिंग होना चाहिए। आज की व्यवस्था में जब आप कह रहे हैं कि खर्च ज़्यादा होता है, अगर आप प्लानिंग कीजिएगा, एक इंश्योरेंस अगर आप ले लीजिएगा, हेल्थ इंश्योरेंस, अलग अलग तरह के इंश्योरेंस अवेलेबल है, बहुत ही सस्ता भी है और महंगे भी हैं। आप अपनी क्षमता के हिसाब से कोई भी इंश्योरेंस ले लीजिए तो आपका जो खर्च है वो बहुत लिमिट हो जाएगा। जब भगवान ना करें आपके घर में जब जरूरत पड़ती है तो वो बहुत, आपको वो आपदा उतनी हर्ट नहीं करती, इसलिए फिनेंशियली हर्ट नहीं करती है। पहले तो बात ये होगी। दूसरी, अलग अलग जो संस्थाएं हैं उनमें भी अलग तरह की आपको सुविधा मिलती है। जैसे अभी भारत सरकार का प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना है, वो 5 लाख रुपए का कवर सबको दे रही है। 70 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को सरकार ने दिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उसकी अर्निंग। 70 साल का सिटीजन, गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया का सिटीजन है, वो सब के सब PMJY में कवर्ड है। ये बहुत बड़ी बात है। 70 के बाद तरह तरह की बीमारियां, चाहे वो कैंसर हो, 5 लाख रुपए तक का सबको इंश्योरेंस सरकार ने दे दिया, आपको सिर्फ कार्ड बनवाना है, समझ रहे हैं? तो पहले तो बहुत सारा कवर है। उसके अलावा सैकड़ों योजनाएं हैं, CGHS है, विभिन्न विभाग होते हैं अपने अपने लोगों को संरक्षित करते हैं। कुछ नहीं है तो प्राइवेट, अगर आप सिटीजन हैं तो आप अपना एक इंश्योरेंस खरीद लीजिए। छोटा पैसा अगर हर महीने आप डालना शुरू कीजिएगा, अगर 1000 रुपये भी आप डालिए तो साल में 12,000 रुपये, तो उससे आप 12,000 का अगर कोई स्कीम आप ले लीजिए तो पूरा परिवार एक अच्छी तरीके से होगा। दिक्कत है कि आप 12,000 रुपये के जो सालाना आप देते हैं प्रीमियम, उसको आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर इससे कितना हमको कमाई होगा, इसको मत सोचिए। इसको सोचिए कि आपने छोड़ दिया है, 5 साल 10 साल आप इसको देते रहिए। भगवान अगर किसी की जरूरत पड़े तो आपको 10 लाख 20 लाख तक का वो इलाज कवर कर देगा। तो पहले तो एक प्लानिंग वाली बात होगी, ज़रूरी है। आज के जिस तरह का स्वास्थ्य का क्षेत्र हो रहा है उसमें आपको अपने परिवार के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने बच्चों के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। आगे आने वाली जो दिन हैं उनमें ये चीज़ें और महंगी होंगी, दवाइयाँ महंगी हुई जा रही हैं, जाँच बढ़े जा रहे हैं। सरकार एक लेवल तक ये करेगी, उसके बाद प्राइवेट प्लेयर आएगा और प्राइवेट प्लेयर के पास ऑप्शन नहीं है, उसको चार्ज करना ही पड़ेगा। तो सबसे अच्छा है कि आप अपने आमदनी से छोटा सा पैसा हर मंथ निकालते जाइए, उसके अगेंस्ट में प्रीमियम ले लीजिए, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपके परिवार को। तो आपको वो एकाएक जो खर्च आता है वो आप उससे बच जाइएगा। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात आपने मिर्गी की करी। मिर्गी बहुत पुरानी बीमारी है, मतलब एंशिएंट टाइम से ये चली आ रही है। मिसकंसेप्शन है, पहले तो भूत माना जाता था कि भूत ने, चुड़ैल ने, फलाने ने करने। अब आज की डेट में विज्ञान को क्लियर कट पता है कि ब्रेन के कुछ हिस्सों में अनकंट्रोल इलेक्ट्रिकल प्रवाह होता है, जिसके कारण कि आपके हाथ पैर वो होने लगते हैं, कांपने लगते हैं। सिंपल 90-95% मरीज, बड़ी सिंपल इलाज है। कुछ दवाइयाँ हैं, बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है।
एक टैबलेट सुबह शाम या डेली एक टैबलेट लेके 3 साल तक देंगे, कंट्रोल हो जाता है। उससे पहले जांच करने के लिए जस्ट कि किसी और कारण से नहीं हो रहा है, शरीर की किसी और बीमारी में भी हो सकता है, तो किसी और बीमारी के कारण या दिमाग में कोई ट्यूमर नहीं हो रहा है किसी, उसके कारण तो नहीं हो रहा, उसको रूल आउट करने के लिए CT या MRI करके वो रूल आउट करेंगे। एक बार डायग्नोसिस जब एपिलेप्सी की हो जाए तो उसके बाद इलाज कंट्रोल बहुत सिंपल है। जो भ्रांतियाँ हैं कि बेहोश हो जाएगा तो जूता सुंघाइए, ये सब बकवास है, उसमें नहीं जाना चाहिए। जब भी कभी मरीज़ को फिट पड़ता हुआ अगर आप देखते हैं तो उसको तो एक साफ़ सुथरी सेफ जगह पे ले जाएं, कभी रोड पे हो रहा है तो उसको किनारे कर दें, लैटरल पोजीशन पे लिटा दीजिए। देखिए कि वो जीभ कटने का डर रहता है तो कोई भी हार्ड चीज़, लकड़ी, चम्मच उसके दांत के बीच में फंसा दीजिए ताकि वो अपने जीभ नहीं काट ले। उसमें क्लेंचिंग ऑफ टिथ होती है तो उसमें दांत के बीच में कभी जीभ या होठ फंस जाता है, कट जाता है, वो बचाने के लिए, इंजरी बचाने के लिए होता है। सांस उसको कुछ सलाइवा वगैरह उसके मुंह में नहीं चले, उसको बचा दीजिए, डॉक्टर अस्पताल ले जाइए, सिंपल इंजेक्शन दवाएं से उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। उसके बाद डॉक्टर्स जनरली 2 से 3 सालों के लिए उसको एक दवा देते हैं। बचपन में जब ये होता है तो उसी टाइम से दवा चलने लगती है और ये ईजिली कंट्रोलेबल डिजीज़ है। सिर्फ जानने की ज़रूरत, उसको अंडर द कारपेट मत कीजिए कि नहीं हो गया तो लड़की है तो नहीं बताएंगे, पता नहीं चलना चाहिए। ये सब मतलब बहुत ही पुरातन बातें हो गई। अब इस चीज़ पे समय व्यतीत करने या इसको आज की डेट में डिस्कस करना थोड़ा ठीक नहीं लगता और बहुत आसान है। एक गोली आप सुबह देते हैं डेली 3-4 सालों तक, अगर उसके बाद नहीं होता तो उसके बाद गोली भी बंद हो जाती है। इंसान ये दिमाग में किसी कारण से, अब कौन सा कारण है अलग अलग, उसमें बहुत सारे कारण होते हैं तो उस कारणों को छोड़ देते हैं, बट किसी कारण से बिजली का प्रवाह जो होता है वो इरेटिक होता है जिसके कारण के दौरा पड़ता है। ठीक है, प्रेसिपिटेटिंग काउजेज बहुत होते हैं तो उसमें डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कॉफ़ी मत पीजिए, नींद पूरा लीजिए, वो सब चीज़ें आपको सजेस्ट किया जाएगा। लेकिन ये बहुत कॉमन बीमारी है, इसके लिए बहुत ज़्यादा किसी तरह का वो आप ये मत सोचिए कि भूत प्रेत तो डेफिनेटली नहीं है। जैसे जो लोगों में ज़्यादा बीमारियाँ तो इसलिए भी है कि लोगों में भ्रांतियाँ इतनी ज़्यादा है कि लोग उसका हम खुद लोग ही मान इलाज लेते हैं करें। ना, प्रॉब्लम है कि हम लोग हर चीज़ को मान लेते हैं। अरे भाई पढ़ लीजिए, आज संचार के दौर में आपके फ़ोन में सब कुछ अवेलेबल है, आप पढ़ लीजिए। हर डॉक्टर की भी उपलब्धता आजकल ज़्यादा हो गई है, पढ़े लिखे डॉक्टर से उनसे बात कर लीजिए जी। समझ रहे हैं? तो जो जानकार है उसी से पूछिएगा ना। और लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, लोग बोलते हैं दूसरे को दादी पता ना नानी चले। से पूछने का इस दौर खत्म हो गया है बिल्कुल, अब थोड़ा सा टेक्निकल इंसान को होने की बिल्कुल। ज़रूरत है। और सर बात करेंगे, जब इलाज की बात आती है तो अक्सर जो बिहार में हैं, बिहार के निवासी हैं, उनको लगता है कि वो बाहर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे तो वो क्योर हो पाएंगे। हमारे बिहार के तकनीक के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं और यहाँ की जो टेक्नोलॉजी मेडिकल में है उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। पिछले 12 साल से हम पटना में हैं जी। और पटना के 2 बड़े कॉर्पोरेट अस्पतालों को हम इस्टेब्लिश किए हैं। और जब हम लोग 12 साल पहले पटना आए थे तब तो ये चलन बहुत ज़्यादा था। और जब बाहर जाते हैं तो इसके विभिन्न कारण हैं, क्योंकि वो 2010 तक तो चूँकि हर तरह की व्यवस्था यहाँ पे थी नहीं, 2010 तक के धीरे धीरे व्यवस्थाएं बननी शुरू हुई और थी भी तो वो लिमिटेड स्पेस में थी। तो मरीज़ को लगता था कि अगर हम दिल्ली चले जाएंगे तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट चले जाएंगे तो वहाँ पे सब कुछ का हो जाएगा। अदरवाइज़ होता है कि एक जांच कराइए, यहाँ कराइए, फिर उसका चले जाइए, भेज दिया जाता था। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव कहीं पे ट्रीटमेंट की व्यवस्था नहीं थी। सुपर स्पेशलिटी केयर का अभाव था। सुपर स्पेशलिटी में जहाँ पे है ना कि जब कार्डियक में अगर देखिएगा तो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी होना, तो 2010 के दशकों तक 2 या 3 इंस्टीट्यूट थे बिहार में। 14 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें सिर्फ 2 या 3 जगह थी। तो वो मरीज़ सोचता था कि अरे यहाँ पे जाने से तो अच्छा सीधे दिल्ली चले जाते हैं। और यही ट्रेंड रहा, कैंसर के इलाज में TMH चले जाते हैं, ये रहा, हमेशा ही रहा उस टाइम तक। उसके बाद जब हम लोग शुरू किए तो उस टाइम में धीरे धीरे कार्डियक पे हम लोग काम करना शुरू किए, धीरे से कैंसर पे शुरू कर दिए। और आज की डेट में आपको हम बताएं कि जब उस 2013 में बिहार में 3 कैथ लैब थी, आज पटना में 12-13 कैथ लैब है। बिहार में तो मतलब हमको लगता है 25-30 कैथ लैब हो गई है। कैंसर की व्यवस्था उस टाइम में सिर्फ एक महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट था जिसके पास लिनेक था और छोटे छोटे कोबाल्ट मशीनें थी PMCH में, DMCH में। आज की डेट में पटना में 5-6 लिनेक एक्सीलेटर है जो हाई एंड ट्रीटमेंट करता है। तो आज की डेट में बिहार में हम लोग जो दिल्ली में हो रहा लगभग सब कुछ कर रहे हैं। हम लोग अपने हॉस्पिटल में हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। एक लीवर ट्रांसप्लांट हम लोग अभी तक नहीं किए, जो इस साल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग एम्स और IGMs हम तीनों ट्राई कर रहे हैं, हम देखिए कौन सबसे पहले करता है, बट हम तीनों लोग कोशिश कर रहे हैं कि लीवर ट्रांसप्लांट करने के लिए। ठीक है,
तो किडनी ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम लोग भी कर रहे हैं। आज सुबह एम्स ने डिक्लेयर किया है, कल उन्होंने पहली बार किडनी ट्रांसप्लांट किया है। IGMS ऑलरेडी किडनी ट्रांसप्लांट कर रहा है, 100-150 कर चुका है। दूसरा अस्पताल है वो भी कई सारे कर रहा है। तो सब चीज़ें हैं, थोड़ी जानकारी का और थोड़ी अपने पे विश्वास की कमी है, तो इसलिए होता है कि चलो दिल्ली चले जाते हैं। आज दिल्ली के अस्पतालों में जो कुछ होता है हम सब लोग पटना में, हम आपको फेयरली कहते हैं, जो भी दिल्ली के बड़े अस्पतालों का नाम आप लीजिएगा, जो इलाज वो दे रहे हैं वो हम पटना में, हम लोग अपने अस्पताल में या दूसरे और भी संस्थानों वो दे रहे हैं। गवर्नमेंट के संस्थानों में काफ़ी चेंज आया है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में अभी रिसेंटली आई का बहुत बड़ा सेंटर बना है, कैंसर का सेंटर वहाँ पे काम कर रहा है। तो ये सब बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत सारी चीज़ें अब बिहार में और पटना में ही अवेलेबल हो गई हैं। और सर, क्योंकि एक सवाल ऐसा है जो कि उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को भी अब ये इलाज जो भी जितनी भी है बाहर ना जाके पटना में ही, यहाँ पे बिहार में ही आप विश्वास कीजिए, यहाँ पे सब तरह के डॉक्टर, बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स आए हुए हैं। वो किसी भी तरह से कमतर नहीं है दिल्ली के किसी भी अस्पताल से। आपको सिर्फ अब आप जाना चाहते हैं तो जाएंगे, लेकिन इलाज में कमी का कारण नहीं होना चाहिए। आज की डेट में, आज के डेट में फेयरली बिहार सफिशिएंट है उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने का, हर तरह का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने जी। और एक सवाल सर ये लेना चाहेंगे कि अनुभव को बेहतर करने के लिए, रोगियों के अनुभव को बेहतर करने के लिए अस्पताल क्या कर रही है? आपने बहुत सारे अस्पतालों में काम किया है और एक डर का तो माहौल और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है उसको देख के थोड़ा सा डर लगता है। जो उनके साथ जाते हैं उनके बारे में कुछ बताएं। पेशेंट एक्सपीरियंस की जो बात कर रहे हैं ना, देखिए दो तरह के सेक्टर बहुत क्लियर कट हैं, एक है गवर्नमेंट सेक्टर, एक है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में भी दो तरह के हिस्सा है, एक है बड़े अस्पतालों वाला, जैसे हमारा अस्पताल हो गया या दूसरा अस्पताल हो गया, और तीनों में अलग अलग तरह का पेशेंट एक्सपीरियंस है और अलग अलग तरह का डर है। सरकारी अस्पतालों में डर है कि शायद इलाज बढ़िया नहीं होगा और कोई बात ढंग से नहीं करता है। हमारे अस्पतालों में जब लोग आते हैं तो डर है कि खर्चा बहुत होगा। ये एकदम क्लियर कट है, क्योंकि बिल्डिंग बहुत बड़ी है, बहुत चमकदार बिल्डिंग है, तो वो डर रहता है कि बहुत महंगा होगा। दोनों ही जगहों पे मुझे लगता है कि ये सिर्फ जानकारी से ख़त्म हो सकता है। अगर आपको लगता है महंगा है तो पूछ लीजिए कितने का है, भाई रिसेप्शन पे जाइए पूछ लीजिए, कोई आपको कोई सेवा लेनी है पूछ लीजिए कितने का है। आपको जान के बड़ा सुखद आश्चर्य होगा कि हम लोग चूँकि बिहार गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं तो हमारी कुछ चीज़ें इतनी सस्ती हैं कि गवर्नमेंट में से भी सस्ती हैं। IGM से भी कुछ पैसा आपको देना पड़ता है, उससे भी सस्ती होती हैं। लेकिन अब हम इस बात को हर जगह, सरकार ने भी अपनी तौर पर बताया, हम लोगों ने बताया है। पेशेंट एक्सपीरियंस जहाँ बात है, देखिए साफ़ सुथरा होना अस्पताल का बहुत, मतलब वो जितना अच्छा इलाज जरूरी उतना उसका साफ़ सुथरा होना जरूरी है, वो भी पेशेंट एक्सपीरियंस का पार्ट है। पिछले 10 से 11 सालों में हमको बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी बड़े लोग आते हैं और कहते हैं आपका अस्पताल बहुत साफ़ सुथरा है। वो बड़ा एक बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट है, अच्छा हमको अच्छा लगता है कि भाई कोई इस बात को, हमने बहुत मेहनत करके उसको इतना साफ़ सुथरा रखा है और कोई उसको अप्रिशिएट करता है, यह बात अच्छी है। ये पेशेंट एक्सपीरियंस का पार्ट। दूसरा बात है जानकारी। हम लोगों ने जगह जगह अलग अलग तरीके के वो पोस्टर्स लगाए हैं ताकि लोग उसको पढ़ें। अनफॉर्चुनेट लोग पढ़ते नहीं, पूछ लेते हैं। अब जिससे आप पूछ रहे हो उस बेचारे को भी नहीं पता। तो अब वो अपने हिसाब से जवाब दे देता है, फिर आप कंफ्यूज होते हैं। जो पोस्ट बनी हुई है उनसे पूछ लीजिए, दे विल गिव यू ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, वो सही चीज़ बताएगा आपको। कोई वहाँ पे may I help you है, डेस्क है या कोई रिसेप्शन है, उससे पूछ लीजिए, सही चीज़ बता देगा आपको। और अपने सवालों को सीधा पूछना सीखिए। जी बिल्कुल। सरकारी अस्पतालों में भी जब जाते हैं तो वहाँ चूंकि उनकी दूसरी जो प्रोवाइडर है उनकी समस्या उनके पास पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है, जितनी उनकी क्षमता उससे कहीं ज़्यादा है, तो वो शायद एक लेवल तक आपको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे भी शायद वहाँ पे लोगों को इंटिमिडेशन होता है कि भाई डॉक्टर हमको देखेगा नहीं, नर्स हमको बात नहीं करेगी। और चूंकि डॉक्टर और नर्सेज पे लोड इतना ज़्यादा है कि वो उतना समय नहीं दे पाते हैं, तो लोग होता है कि केयर ही नहीं कर रहे हैं। तो इलाज शायद चल रहा होगा लेकिन चूंकि वो बताने का या समझाने का समय नहीं दे पाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं वो संवाद स्थापित रहे दोनों तरफ से, मरीज डॉक्टर से या प्रोवाइडर से बात करे और प्रोवाइडर विभिन्न माध्यमों से अपनी बातें समझाए पेशेंट को और उनके रिलेटिव को। पेशेंट जब बीमार होता है तो पेशेंट उतना एंक्शस नहीं होता क्योंकि डॉक्टर नर्सेज देख रहे होते हैं, उसका जो रिलेटिव होता है वो बहुत एंक्शस होता है। एग्जैक्टली। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे देखिए कि हमारे यहाँ टीवी चैनल्स हैं, उसमें 2 चैनल हमारे अपने हैं जिसमें हम तरह तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई आप अगर आप खाली बैठे हैं, आपको ये लगता है कि मेरा मरीज ठीक होगा नहीं हो, तो वो विभिन्न इन्फॉर्मेशन चल रहा है। प्लस हमारी वेबसाइट है जिस पर डिटेल्ड है
डॉक्टर के बारे में, अस्पताल के बारे में, सुविधाओं के बारे में आप देख लीजिए। खाली बैठे हुए तो यही देखते रहिए। बिल्कुल, और ये सारी चीज़ें, जानकारी सबसे इम्पोर्टेंट है कि जानकारी लीजिए, जानकारी लेने से डर भी कम होगा। डर भी कम होगा और सही जानकारी आपको सही चीज़ों पे भी मिलेगी। सर, इतनी अच्छी बातें आपने कही और उम्मीद करते हैं कि लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा आज का कार्यक्रम। हमारे शो में आने के लिए और इतनी अच्छी बातें साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ऋषा। और उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारा आज का कार्यक्रम बहुत ही पसंद आया होगा। तो उठाइए कलम और लिखिए हमारा पता है बिहार बिहान दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 80001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com। और फिर आपसे कल होगी मुलाकात नए गेस्ट के साथ। नमस्कार।